क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय का यह दूसरा वीडियो है और कक्षा 8वीं के सिलेबस आधारित तैयार किए जा रहे क्रमवार वीडियो सीरीज का यह 26वां वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि भारतीय तो स्वतंत्रता संग्राम में नील आंदोलन जिसे हम लोग इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। आपको यह भी बता दूं कि सन 1830 के दशक तक आते आते, आप ये साल याद रखिएगा, 1830 के दशक तक आते आते नील उत्पादन एक बड़ा व्यवसाय बन गया था और सच पूछिए तो इसमें भारी मारकाट मची हुई थी। ठीक है। यूरोप के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, गोरे व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, वो नील की खेती के लिए भारत आने लगे थे। और एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स कि चूंकि कानूनी रूप से नील का व्यापार करने वालों को जमीन खरीदने पर रोक थी, है ना। नील का जो लोग व्यापार करते थे वो लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन लोगों के पास दो ही उपाय था। पहला उपाय तो ये था कि जमीन को या तो लोग भाड़े पे ले लेते थे या तो फिर किसानों को पेशगी देते थे, एडवांस देते थे, है ना, और एडवांस देकर उनसे खेती करवाते थे। और स्टूडेंट्स, एक बात और जानिए कि जो भारतीय जो नील है उसका मूल्य, है ना, और जो यूरोप के व्यापार में, जो यूरोप के विभिन्न मंडियों में जो नील का जो मूल्य था, उस मूल्य में 50 गुने का अंतर था। कितने गुने का अंतर था? 50 गुना। यानी भारत में यदि नील का दाम 100 रुपया था तो समझ जाइए कि उसका मूल्य जो है यूरोप में 5000 रुपये था, है ना। कितना था? 5000 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ का सौदा था अंग्रेजों के लिए, है ना। और नील की अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में जो भारतीय नील था उसकी चूंकि क्वालिटी अच्छी थी तो भारतीय नील का एकदम से डंका बजा हुआ था, है ना। तो कई बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मैं बराबर आपको संकेत देता रहता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक जो है अनिवार्य रूप से पढ़ना है। जब आप वीडियो का अध्ययन करते हैं तो उसके पहले आपको टेक्स्ट बुक एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो नील आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, नील विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 38, है ना, पेज नंबर आप 38 पे फोकस कीजिएगा। और चलिए अब आप स्क्रीन पे देखिए, है ना। औपनिवेशिक शासन माने कॉलोनियल रूल, है ना। कॉलोनियल रूल का मतलब अंग्रेजों का जो शासन था भारत में, उसको हम लोग औपनिवेशिक शासन के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो औपनिवेशिक शासन में भारतीय किसानों ने अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के खिलाफ कई विद्रोह किए, है ना। इसमें नील विद्रोह, जिसको हम लोग इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं, पहला किसान विद्रोह था। यानी कि विद्रोह तो सिपाहियों ने भी किया, आम जनता ने भी किया, है ना, लेकिन किसानों का जो एक विद्रोह था, एक अलग से किसान वर्ग का जो विद्रोह था, उसे हम लोग नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। बंगाल, है ना, आज का जो पश्चिम बंगाल है स्टूडेंट्स, तो पश्चिम बंगाल में नदिया एक जिला है और उस जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है गोविंदपुर। तो आपको 3 बातें याद रखनी है। राज्य का नाम पश्चिम बंगाल, जिला का नाम नदिया और गांव का नाम गोविंदपुर। वहीं से नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं थी, मारकाट नहीं था, है ना। इसमें बस विरोध था तथा इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप जान लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अक्सर विभिन्न आंदोलनों में हिंदुओं का जितना एक रहा भागीदारी, है ना, उतनी ही भागीदारी मुस्लिमों के द्वारा भी रही। तो इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बराबर की भागीदारी रही, है ना। अब आगे देखिए, मार्च 1859 में सैकड़ों रैयतों ने नील की खेती करने और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। लगान क्या होता है स्टूडेंट्स? लगान होता है जमीन के उपयोग के बदले में जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लगान, है ना। तो मार्च 1859 में क्या हुआ? सैकड़ों रैयतों ने, रैयतों माने किसानों ने, नील की खेती करने, माने दो चीज से मना कर दिया उन लोगों ने। क्या? कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम लोग लगान नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पुनः आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नील की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, नील की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सोशल बैकआउट किया गया, है ना। कि जो लोग जो नील के बागानों में काम करते थे जो लोग, उन लोगों का क्या किया गया? सोशल बायकॉट किया गया, है ना, सामाजिक बहिष्कार। लगान वसूल करने वाले गुमास्ता की पिटाई की गई। तो अभी अभी जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन हिंसात्मक तो नहीं था, है ना, अहिंसक था, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ तो हो ही जाता है ना। तो इसमें जो लगान वसूल करने वाले जो गुमास्ता थे उसकी पिटाई की गई, है ना। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक तरह से एजेंट होता है ना। तो गुमास्ता लोग क्या करते थे? अंग्रेजों के जो बागान होते थे, अंग्रेजों के जो मतलब नील की खेती के जो बागान होते थे, उन बागानों की देखरेख के लिए एक प्रकार से एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिए जाते थे। तो ये गुमास्ता लोग क्या करते थे? किसानों को डराते थे, धमकाते थे और परेशान करते थे। तो इनकी पिटाई होने लगी, है ना। कई जमींदारों ने भी इस आंदोलन में रैयतों का साथ दिया। ये स्वाभाविक बात है, जमींदारों को साथ देना भी चाहिए, क्योंकि जमींदार भी भारतीय, है ना, और रैयत यानी कि किसान भी भारतीय। तो जमींदारों ने रैयतों का यानी कि किसानों का साथ दिया। वे किसानों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव घूमे। कौन घूमे? जमींदार लोग, है ना। वे किसानों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव घूमे। 1860 ईस्वी की शुरुआत तक यह आंदोलन बंगाल के उन जिलों तक फैल गया जहां नील की खेती होती थी। ठीक है। विद्रोह के फैलाव में बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। नील आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन से प्रभावित जिले थे नदिया, मालदा, दिनाजपुर, पावना, खुलना और ढाका। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि नदिया जिला तो अभी भारत में है, मालदा जिला भी भारत में है, दिनाजपुर जिला जो है उसका आधा हिस्सा बांग्लादेश में है और आधा हिस्सा भारत में है। पावना जिला अभी पूरी तरह से बांग्लादेश में है। खुलना जिला वो भी बांग्लादेश में है। ढाका तो आपको पता ही है कि वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतिहास उस समय का है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी अभी मैं बता रहा था बुद्धिजीवी वर्ग, है ना। तो बुद्धिजीवी वर्ग कौन होता है? अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना। तो बुद्धिजीवी वर्ग वह होता है जो दूरदर्शी होता है ना।
और सलाह दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है ना, लीडरशिप जिसके अंदर होती है ना। तो भारत जैसे देश में जो आपको पता है कि हम लोग जिस नील विद्रोह की बात कर रहे हैं उस समय शिक्षा का घोर अभाव था, जनता उतनी विचारशील नहीं थी और उतना क्रियाशील जीवन नहीं था, लोग खेती किसानी करते थे, तो इसीलिए बुद्धिजीवियों की संख्या कम थी। आज भी स्टूडेंट्स यदि हम लोग देखें तो बुद्धिजीवी वर्ग की संख्या उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या आज भी कमोबेश भारत में बहुत अच्छी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे बुद्धिजीवी किसको बोलेंगे, तो बुद्धिजीवी बोलेंगे जैसे शिक्षक को बोल सकते हैं, वकील को बोल सकते हैं, पढ़ी लिखी कोई भी जनता को हम बोल सकते हैं, डॉक्टर को बोल सकते हैं, साहित्यकार को बोल सकते हैं, प्रेस अखबार से जुड़े हुए लोगों को बोल सकते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को हम लोग बोल सकते हैं। ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। बुद्धिजीवियों का एक सच पूछिए तो कर्तव्य भी होता है कि देश को, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि कई जगह जो है आंदोलन काफ़ी उग्र भी हो गया था। नील आंदोलन जो है काफ़ी उग्र हो गया था और बागान मालिकों की सुरक्षा को लेकर के भी चिंता उत्पन्न हो गई थी, है ना। तो अब इसमें देखिए हम एक विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, W.S. सीटोन कार, जो कि सेक्रेटरी थे। कौन थे वो बता रहा हूँ मैं आपको। कई जगह बागान मालिक ज़्यादातर अंग्रेज थे, है ना। कई जगह बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया, है ना। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सीटोन कार, उनका पूरा नाम था W.S. सीटोन कार, है ना, W.S. सीटोन कार, KARR, है ना, सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल के जो गवर्नर थे उनके सेक्रेटरी का नाम था सीटोन कार, है ना। तो उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया? 1860 में बनाया गया। तो नील आयोग को यह जांच कर रिपोर्ट करना था कि आखिर किस कारण से किसानों ने विद्रोह किया। तो एक आयोग बनाया गया। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की जांच के लिए, किसी भी आंदोलन वगैरह की जांच के लिए या कई दूसरे कारणों से भी जो है कि आयोग का गठन होता है। तो नील आयोग जो 1860 में गठित हुआ तो उसको ये ड्यूटी दी गई कि पता कीजिए कि किस कारण से विद्रोह हुआ है, कौन ऐसी बात हुई है जिसके कारण किसानों ने विद्रोह किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नील आयोग जो 1860 है उसकी रिपोर्ट को भी हम लोग जान लें कि नील आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, है ना। जब जांच हुई तो जांच से क्या रिपोर्ट सामने आया। तो बंगाल गवर्नर के सेक्रेटरी W.S. सीटोन कार की कमिटी की रिपोर्ट इस प्रकार थी। रिपोर्ट का में पहले ही लिखा हुआ देखिए, नील विद्रोह के लिए जिम्मेदारी नील प्लांटर्स यानी कि नील के बागान को जो लोग चलाते थे, जो मालिक थे, उनकी बनती है ना। यानी विद्रोह का कारण किसान नहीं था, किसानों की कोई गलती नहीं थी। ये गलती किसकी थी? नील प्लांटर्स की थी, माने नील की खेती करवाने वालों की थी, करने वालों की नहीं थी, है ना। उसके बाद देखिए अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलो भाई अच्छा हुआ, है ना। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, माने जो स्वेच्छा से करेंगे तो करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा, माने कानूनन होगा, है ना। और चौथा, आयोग ने रैयतों को वर्तमान अनुबंध को पूरा कर अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही। यानी कि अभी जो एग्रीमेंट चल रहा था, मान लीजिए किसी किसान ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था नील प्लांटर्स के साथ, तो उसको कहा गया कि ठीक है अभी जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट को चला दीजिए और उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो खेती करिएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत कीजिएगा। तो ये सब कुछ रिपोर्ट आया था नील आयोग 1860 का। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जान लेते हैं कि नील विद्रोह के बाद क्या हुआ, है ना। नील विद्रोह के लिए आयोग का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या हुआ, है ना। तो देखिए, किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल के लगभग सभी नील फैक्ट्री बंद हो गए, सारे नील फैक्ट्री बंद हो गए। बागान मालिकों ने बंगाल छोड़ दिया, अब वे बिहार की ओर ध्यान देने लगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने जो अपना पहला आंदोलन छेड़ा था वो कहाँ छेड़ा था? बिहार में। कब? 1917 में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो वहाँ नील बागान में काम करने वाले जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनकी समस्याओं के निदान के लिए ही महात्मा गांधी पहली बार चंपारण यानी कि बिहार गए थे, है ना। तो खैर ये जो नील विद्रोह है 1859-60 वाला वो अलग मैटर है, और 1917 में महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो उसके बहुत बाद की घटना है स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन दोनों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नील विद्रोह जिन क्षेत्रों में फैला उसको मैं एक मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बाएं हाथ कोने पे देखिए अविभाजित बंगाल के क्षेत्र जहां नील विद्रोह हुए, अविभाजित बंगाल के क्षेत्र जहां नील विद्रोह हुए। तो कहां कहां हुए? अब देखिए दाहिनी ओर नदिया एक जिला का नाम है जो कि भारत में है, मालदा ये भी एक जिला का नाम है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। देखिए नंबर जहां जहां दिया हुआ है उस स्थान को आप देखने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर जहां दर्ज है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट है। 3 नंबर जो है दिनाजपुर जिला है। दिनाजपुर जिला का आधा हिस्सा भारत में है, आधा हिस्सा बांग्लादेश में है। 4 नंबर में देखिए पावना जो कि बांग्लादेश में है। 5 नंबर में देखिए खुलना जो कि बांग्लादेश में है। 6 नंबर में देखिए ढाका जो कि बांग्लादेश में है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा झारखंड, ये हो गया बिहार। यहाँ से देखिए गंगा नदी का बहाव है, ये बांग्लादेश की ओर जा रही है, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है, देखिए मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये तो खैर हो ही गया, है ना। और यहाँ पे देखिए जो ग्रीन रंग में है, तो जो डीप ग्रीन में है वो है बांग्लादेश, है ना। और जो लाइट ग्रीन में है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। दोनों को मिला करके हम लोग कह सकते हैं बंगाल। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, दोनों को हमने दिखाया है। और उन स्थानों को दिखाने का प्रयास मैंने किया है जहाँ पे कि नील आंदोलन फैला था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस नक्शे के माध्यम से आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा कि किस क्षेत्र में नील आंदोलन हुआ था। तो मूलतः यह बंगाल में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। नील आंदोलन से संबंधित कुछ और बातों को आप लोग जान लीजिए। नील आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन प्राप्त था। ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग था, उसका पूरा समर्थन था नील आंदोलन के लिए। तो उस समय एक न्यूज़पेपर निकलता था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट, है ना, हिंदू पैट्रियट। तो उसके एक संपादक थे जिसका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। तो हरीश चंद्र मुखर्जी जो हैं इस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे, है ना। और उसी तरह से एक बांग्ला नाटककार थे, उनका नाम था दीनबंधु मित्र, है ना, बांग्ला में कहेंगे दीनबंधु मित्र, है ना। तो दीनबंधु मित्रों ने जो एक नाटक तैयार किया था उसका नाम था नील दर्पण, हाँ, नील दर्पण। तो नील दर्पण जो नाटक था वो काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी वो उस समय प्रचलित था। और उसमें जो है किसानों के शोषण को, किसानों के ऊपर जो शोषण हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और सच पूछिए तो स्टूडेंट्स इसी नाटक के माध्यम से जो है नील आंदोलन में एक तरह से प्राण आ गए थे, है ना। और सच पूछिए तो बंगाली रंगमंच जो है वो नाटक जो है उसमें इस नाटक को हम लोग अग्रदूत मानते हैं। इस नाटक के माध्यम से बंगाली नाटक जो है, बांग्ला जो नाटक है वो काफ़ी फला फूला, है ना। तो देखिए स्क्रीन पे बंगाली रंगमंच नाटक और नील विद्रोह,
है ना। दीनबंधु मित्रों ने नील दर्पण नामक नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया। इस नाटक ने नील आंदोलन में प्राण फूंक दिए। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। इस नाटक में अंग्रेज का रोल करने वाले को नाटक के दौरान ही सरेआम जूतों से पिटा जाने लगा। आप सोचिए स्टूडेंट कि जो कोई रोल करता था अंग्रेज का, है ना, नाटक के दौरान जो कोई अंग्रेज का रोल करता था तो उस व्यक्ति को सरेआम सोचिए कि जूतों से पीटा जाने लगा। मतलब कितना भावनात्मक लगाव हो गया था इस नाटक के साथ। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इस नाटक को आज भी देखना चाहेंगे तो ये नाटक जो है YouTube पर बांग्ला में उपलब्ध है, जिसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। YouTube पे और भी बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। आप प्रयास करिए, अपने पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, पूरे चैप्टर के इस हिस्से को आप पढ़ जाइए और इस वीडियो को भी देखिए। कुछ अतिरिक्त वीडियो भी आप देखने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही जो है आपके ज्ञान में आशातीत प्रगति होगी और इतिहास के संदर्भ में जो आपकी सोच है इसका विस्तार होगा, उसमें परिवर्धन आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद स्टूडेंट्स।